स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूरिन इन्फेक्शन की। जी हाँ, कई लोगों में अक्सर ये देखी जाती है कि उनमें मूत्र में संक्रमण पाया जाता है और इसके पीछे का कारण जो है वो कई तरह के हो सकते हैं। तो कई कारणों में आज हम चर्चा करेंगे कि ये मुख्य रूप से किन कारणों की वजह से ये इस तरह के संक्रमण हो जाया करते हैं और अगर ये संक्रमण होता है तो इसका पता कैसे लगता है, इसकी जांच कैसे होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या इलाज हैं। और ये सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट हैं जो कि सह प्राध्यापक रिम्स रांची में कार्यरत हैं। डॉक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर राणा प्रताप जी हैं। तो सर, आपसे हम चर्चा करेंगे आज के किन कारणों से अक्सर जो यूरिन में इन्फेक्शन देखा जाता है और ये प्रायः पुरुषों में अधिक होता है या महिलाओं में अधिक होता है। जी, थैंक यू मैम। पहले तो आपने काफ़ी कॉमन टॉपिक रखा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यूरिन में इन्फेक्शन जो है काफ़ी सामान्य बीमारी है और इसको होने पे ज़्यादातर मरीजों में कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ नहीं होते हैं। लेकिन पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि यूरिन में इन्फेक्शन किसको हो सकता है। तो हम लोग इसको समझते हैं एज वाइज। तो छोटे बच्चों में ये यूरिन में इन्फेक्शन होना काफ़ी सामान्य बात नहीं है। अगर हम देख रहे हैं किसी छोटे बच्चे को कि जिसे बार बार पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, पेशाब का दहार उसका कम हो रहा है, पेशाब के रास्ते में जलन दर्द का इशारा कर रहा है, या और छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता है, अगर पेशाब करते समय ज़्यादा ही रो रहा है, पेट में पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उन सब केसेस में यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। छोटे बच्चों में जब इन्फेक्शन होता है तो वो किसी और साथ बीमारी के साथ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग काफ़ी सीरियसली इवेल्युएट और ट्रीट भी करते हैं। लेकिन जब यही इन्फेक्शन बड़े लोगों में होता है तो ये उतना सीरियस नहीं होता है। यूजुअली हम लोग देखते हैं यूरिन में इन्फेक्शन लेडीज़ फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा होता है मेल्स के कंपैरिजन में, खास करके जब ये 45 के नीचे हो रहा होता है। 45 के नीचे लेडीज़ में कुछ शारीरिक बनावट की वजह से और कई कारणों की वजह से इन्फेक्शन काफ़ी ही सामान्य है। और इसमें यूरिन में जब इन्फेक्शन होता है तो हम लोग उसके लक्षणों के बारे में जानेंगे। जब यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो पेशाब के रास्ते पेशाब करते समय दर्द की शिकायत होती है। तो ये जो दर्द की शिकायत है डॉक्टर साहब, तो ये महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में, अभी तीनों में आपने बताया है, वृद्धजनों में, तो ये दर्द की जो बात है वो सभी में होता है। जी हाँ, किसी न किसी तरह से आपको पेशाब करने में डिस्कम्फर्ट होता है और ये यूजुअली जलन की तरह या पेशाब बार बार होना, पेशाब रुक करके होना, पेशाब अत्यधिक बार जाना, पेशाब करने में जोड़ लगाना, ये सारे चीज़ों के साथ शुरुआत होता है। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, वृद्धजनों में भी हो सकता है और बच्चों में भी हो सकता है। जी जी जी। तो ये सारे लक्षण तो आपने बता दिए हैं। तो कई बार जैसे इन लक्षणों को लोग बता नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कई बार, तो उसमें देर भी हो जाया करती है। तो इस तरह की जब लक्षण दिखाई देते हैं तो फौरन पहला जो काम है वो क्या करना चाहिए? यूरिन में इन्फेक्शन को हम लोग दो तरह से कॉम्प्लिकेटेड और नॉन कॉम्प्लिकेटेड करके बांटते हैं। अगर एक 20 साल से लेकर के 45 साल के बीच के किसी एज के आदमी या औरत को ये इन्फेक्शन हो है तो मोस्टली अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन में होता है। मोस्टली अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन में पेशाब आपका बार बार होना, पेशाब करने में दिक्कत होना, पेशाब के रास्ते हल्का खून आना, पेशाब करते समय थोड़ी लालिमा होना, ये सारा सामान्य होता है। ये सिंपल ट्रीटमेंट से 3 से 5 दिन में आपका ठीक भी हो जाया करता है। लेकिन अगर यही किसी ओल्ड एज में हो रहा है या किसी ऐसे को हो रहा है जो इसको डायबिटिक्स है या उसके साथ फीवर आ रहा है, बुखार आना या पेशाब में ज़्यादा खून आना, तो ये कॉमन नहीं है। तो ये हम लोग कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में कहते हैं। अगर आपको सिंपल यूटीआई है तो उसका इलाज 3 से 5 दिन में बहुत ही सामान्य दवाओं के प्रयोग से किया जा सकता है। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की बात हो। अगर सिंपल यूटीआई है तो ये 7 दिनों तक, मैक्सिमम 5 से 7 दिनों तक ये ठीक हो जाया करता है। तो इसकी जांच के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, कैसे पता चले? तो इसमें हम लोग 2 तरह से इलाज करते हैं। एक, जैसे आपका पेशाब जो आता है वो रूटीन एग्जामिनेशन और कल्चर सेंसिटिविटी बोलते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर लोगों में हम लोग तब तक नहीं करते हैं, इसके कल्चर का रिपोर्ट आने में 72 आवर्स जैसा लग जाता है। तो उससे पहले ही ज़्यादातर मरीजों में सिम्टम्स चूँकि आराम मिल जाता है तो दवा वगैरह देके वो लोग ठीक ही हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार साल में 3 बार 4 बार ऐसा इन्फेक्शन हो जा रहा है तो आपका आगे का जाँच कराना इसमें अत्यधिक ज़रूरी हो जाता है कि आपको साथ में कोई और शारीरिक या किडनी वगैरह की कोई परेशानी साथ में नहीं है जो ये इन्फेक्शन आपको बार बार हो रहा है। तो इसमें एक ग्रुप ही अलग से है, खास करके लेडीज़ लोग में ऐसा देखा जाता है कि एक साल में 3 से 4 बार उन लोगों को यूटीआई हो जा रहा है। तो कुछ अनुवांशिक भी हो सकता है जिसमें कोई कारण ना मिले, लेकिन हम लोग
और भी कुछ कारण देखते हैं जिसका आराम से इलाज किया जा सकता है। तो वैसे केसेस को हम लोग खोजने के लिए और टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह, यूरोफ्लो वगैरह करा करके देखने की कोशिश करते हैं कि दिक्कत कहाँ से हो रही है। जी जी जी। तो इस तरह से जो जांच है वो जैसे आप अभी रिम्स में कार्यरत हैं, तो अगर जांच की हम बात करते हैं तो वो रिम्स में आसानी से इस तरह की जांच और इलाज की व्यवस्था हो जाती है। ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों, सदर अस्पतालों से लेकर रिम्स तक में हर जगह सुविधा मोस्टली, मतलब किन्हीं को भी इस तरह की समस्या हो तो जांच के लिए देर नहीं करना है। देर होने से ये सारी सब समस्याएं हैं वो फिर गंभीर रूप ले सकती हैं। जैसा आपने कहा कि देर होने से फिर इसके रूप बदल जाते हैं। तो ये अगर एक बार में परीक्षण के बाद अगर एक बार ये क्लियर हो जाता है कि इसमें यूरिनरी इन्फेक्शन है या जो भी है, तो इसके भी कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, आपने बताया है। तो ये सिंपल दवाओं से ठीक हो जाने वाली समस्या है, ये फिर बाद में और कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ इंजेक्शन और ये बहुत नहीं, मोस्टली जैसे सर्दी खांसी हम लोग को, और जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है या कहीं और का है तो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों में इसका कोई सिक्वेली या जिससे कहते हैं कि निशान किसी और ऑर्गन पे नहीं छूटता है, और ज़्यादातर लोग पूरी तरह स्वस्थ भी हो जाते हैं। शायद 4 साल 5 साल में एक बार हो सकता है। लेकिन कुछ ही एक ऐसे लोग होते हैं जो इसके उस रूप से, जिसमें हम लोग इसको रिकरेंट यूटीआई कहते हैं, सफ़र करते हैं, जिसमें साल में 3 से 4 बार यूटीआई उन लोगों को हो जाता है। और ज़्यादातर लोगों को तो आप देखेंगे कि 1 बार 2 बार कभी हुआ, लेकिन यूजुअली वो ठीक हो जाता है। चूँकि ये इतना सामान्य है कि लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में अगर आपका कल्चर, रूटीन कल्चर में कुछ इन्फेक्शन वगैरह आ रहा है तो किसी भी अच्छे डॉक्टर से दिखा करके आप उसका इलाज करवा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि इसके अगर कारणों पर हम नज़र डालते हैं तो आपने कई सारी चीज़ों का जिक्र किया है, जैसे आनुवंशिक भी हो सकते हैं या फिर और भी कारण हो सकते हैं, डायबिटीज़ वगैरह, जो अन्य बीमारियों के कारण हो सकते हैं। क्या इसका खान पान से या पानी वगैरह से भी इसका संबंध है? जी हाँ, ये लोकल हाइजीन और खान पान और पानी की मात्रा सब पे डिपेंड करता है। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जो कुछ बच्चों में, जैसे बच्चों में मैं बात कर रहा था, तो 5 साल के नीचे यूजुअली ये कॉमन नहीं है। तो 5 साल के नीचे अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन आ रहा है तो हम लोग उसको प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं। 5 साल से 15 साल के बीच में लड़कों में ये बीमारी नहीं पाई, ना के बराबर पाई जाती है। थोड़े छोटे बच्चियों में पाया जा सकता है, लड़कों में नहीं मिलता। फिर 15 साल से लेकर के 45 साल के बीच में लड़कियों में बहुत सामान्य है। फिर 45 से जब ऊपर जाते हैं तो फिर लड़के और लड़कियों दोनों में लगभग सेम बराबर मात्रा में पाया जाता है इन्फेक्शन। बच्चों में जब ये पाया जाता है तो अल्ट्रासाउंड ज़रूरी हो जाता है, पेशाब का धार का जाँच करना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों में अगर ये इन्फेक्शन बार बार हो रहा है यूजुअली किसी और बीमारी के साथ एसोसिएटेड होता है। तो छोटे बच्चों में अगर ये किसी, आप देख रहे हैं छोटे बच्चे को हो रहा है तो उसका आगे का जांच कराना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में एक टीबी की समस्या काफ़ी कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस की। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कई बच्चों में आजकल हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चों में भी 10 साल के नीचे में भी हमने ट्यूबरकुलोसिस के केसेस, और वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट के ट्यूबरकुलोसिस के केसेस देखे हैं। इलाज से ठीक भी हो रहे हैं वो। लेकिन इलाज जांच के बाद ही किया जा सकता है, तो जांच और दिखाना ज़रूरी है। पहले पुष्टि तो हो, पता चले कि क्या है। और जब आप आगे की उम्र की बात करते हैं तो प्रोस्टेट की समस्या काफ़ी कॉमन पाई जाती है मर्दों में, जो वृद्धावस्था में जब आपको बीमारी ये होती है तो उसमें उसका एक काफ़ी कॉमन लक्षण है इन्फेक्शन होना। और उसके लिए कई बार हम लोगों को ऑपरेशन वगैरह भी करना पड़ता है। पेशाब काफ़ी रुकने लगता है, पेशाब करने में तकलीफ़ आने लगती है और पेशाब की धार भी अच्छी नहीं होती है। तो ये अगर किसी 60+ 55+ किसी को अगर पेशाब करने में तकलीफ़ हो रहा है तो प्रोस्टेट के लिए उसका जांच और इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही सामान्य बीमारी है और एजिंग के साथ होती है, तो शायद इससे कोई भी नहीं बचेगा। ज़्यादातर लोगों को थोड़ा पेशाब करने में 55 के बाद दिक्कत होता ही है, 55 साल के बाद। अगर किसी को डायबिटीज़ भी है और साथ में प्रोस्टेट का भी है और इन्फेक्शन भी आ रहा है तो थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता है उसको मैनेज करना। तो ऐसे केसेस में अगर आपको डायबिटीज़ भी हो रहा है और साथ में इन्फेक्शन हो रहा है तो किडनी पे असर ना हो इसका और ऑर्गन्स पे असर ना हो, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा उसमें ट्रीटमेंट रेगुलरली करते, थोड़ा तेज़ी से करते, जल्दी करते हैं। तो इसमें जो पर्याप्त मात्रा में जैसे पानी पीने की बात है तो लोग सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा पानी है, डॉक्टर भी कभी कभी सलाह देते हैं लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा लेने के लिए, तो आपका क्या कहना है इसमें? पानी का मात्रा तो ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है इसमें कि टॉयलेट आप कितनी बार जा रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं, और टॉयलेट बहुत देर तक रोक तो नहीं रहे हैं। जैसे अगर आप जगे हुए हैं तो 2.5 से 3 घंटे में अगर एक बार टॉयलेट के लिए आपको ब्रेक मिलता है तो ये आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा है। बहुत देर पेशाब रोकना अच्छी बात नहीं है। बच्चों में खास करके देखा जाता है कि वो पेशाब खेलने के लिए या टीवी देखने के लिए या गेमिंग, आजकल तो बहुत देर रोकने की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाया करता है। बिल्कुल उससे एक लेजी ब्लैडर या साई ब्लैडर हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम डेवलप कर जाता है। जो बच्चे जो हैं वो आदतन जो है पेशाब को रोकते रहते हैं
कई बार उसकी वजह से क्या होता है, 2-3 तरह से ये प्रेजेंट करता है। मैंने कई बार देखा है कि छोटे बच्चे जो हैं टीवी और वीडियो मोबाइल पे देखने के लिए पेशाब रोके हुए हैं, जी, जी, जी। और उसके बाद क्या होता है कि वो कपड़े में कुछ पेशाब के बूंद पास कर देते हैं, जो कि यूजुअली वो नहीं करते अगर वो टीवी नहीं देख रहे थे या मोबाइल नहीं देख रहे होते। तो ऐसे केसेस में हम लोग उनको टाइम देख करके पेशाब करने के लिए सिखाते हैं कि अगर 2.5-3 घंटे हो रहे हैं तो जाइए। और इसके दूसरे जो लक्षण हो सकते हैं कि अगर आप टाइम से पेशाब करने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेडीज़ में भी है, टॉयलेट ब्रेक्स अगर नहीं है या साफ़ सुथरी जगह नहीं है, तो उसमें काफ़ी देर तक पेशाब रोकना पड़ जाता है, तो उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी जहाँ तक पीने की बात है तो 2.5 से 3 लीटर का पानी का इंटेक अगर आप एक नॉर्मल वर्किंग पर्सन है तो आपके लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा पानी जो है 3.5 लीटर कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में हम लोग बोलते हैं, अगर पत्थर वगैरह बन रहा है तो। इससे ऊपर का पानी पीने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है अगर आप बहुत मैनुअल लेबर नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, शारीरिक श्रम आपका बहुत ज़्यादा नहीं है। शारीरिक श्रम के हिसाब से पानी का इंटेक होना चाहिए और मौसम के हिसाब से भी पानी का इंटेक होना चाहिए। अभी आपने जो पत्थर की बात की है, अभी मैं उस पर आ ही रही थी कि कई बार स्टोन्स हो जाया करते हैं ब्लैडर में या फिर ट्रैक में, तो ये भी वजह बनते हैं क्या संक्रमण के, या फिर ये पत्थर होने से फिर क्या क्या लक्षण आते हैं? ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं लक्षण वाइज भी, और एक दूसरे को लीड भी करते हैं। जैसे स्टोन की वजह से भी इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोन होता है। एक खास करके स्ट्रोवाइट स्टोन हम लोग जो बोलते हैं तो वो इन्फेक्शन से ही बनता है, रुकावट और इन्फेक्शन की वजह से ही बनता है। उसके अलावा पेशाब के रास्ते में रुकावट होने से पेशाब के रास्ते का स्टोन बनना बहुत सामान्य बात है। किडनी में स्टोन बनने के कई एक कारण हो सकते हैं, उसमें से एक इन्फेक्शन भी हो सकता है। अच्छा, मतलब इन्फेक्शन के कारण भी, मतलब ये पथरी के कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, और वाइस वर्सा उसके तो ये जो फिर यूरिनरी ट्रैक में या यूरिनरी ब्लैडर में जो अगर पथरी हो जाया करते हैं तो इसके भी लक्षण वैसे ही सेम होते हैं जैसा आपने अभी इन्फेक्शन में बताया है, या फिर इसमें कुछ और तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं? कुछ तो लक्षण ओवरलैपिंग होते हैं, जैसे आपको दोनों बीमारियों में लगभग एक जैसा कुछ एक में मिलेंगे। खास करके अगर लोअर यूरेटर में स्टोन वगैरह है तो वो यूटीआई की तरह आपको प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन स्टोन जाना जाता है पेन के लिए। स्टोन से ज़्यादातर पेशेंट्स को पेन होता है, और अगर छोटा स्टोन या बहुत बड़ा स्टोन है, दोनों केसेस में पेन नहीं के बराबर हो सकता है। तो ये एम्फेसाइज करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कभी भी पेन नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्टोन नहीं हो सकता है। जो सामान्यतः लोगों को समझाने में परेशानी होती है तो उसमें ये परेशानी बहुत कॉमन है कि सर मुझे तो कभी आज तक पेन हुआ ही नहीं। तो स्टोन की वजह से अगर आपको पेन हो रहा है और स्टोन पहले ही पकड़ में आ जा रहा है जब वो छोटे साइज़ का है तो ये हम लोग अच्छा मानते हैं। अगर पेन नहीं हो रहा है और स्टोन काफ़ी बड़ा हो गया है तो ये भी काफ़ी कॉमन है। तो ऐसा नहीं है कि 15 से 20% केसेस में कभी पेन ही नहीं होता है। तो पेन नहीं होता है तो सर पता कैसे चले फिर कि ये एक परेशानी हो जाती है। अगर कोई सिम्टम होगा नहीं तो लोग दिखाने जाएंगे नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि जितनी हमारी पॉपुलेशन है सबका स्क्रीनिंग संभव नहीं है जी। तो वैसे केसेस में पेशेंट को जब दोनों साइड का स्टोन लेके और किडनी पे असर लेकर के आता है, किडनी फेलियर, तो ये मतलब बात थोड़ी आगे बढ़ जाती है। हाँ, और उनको समझा पाना कि आपके स्टोन की वजह से आपको परेशानी हुई है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं शुरू में कि हमें तो कभी पेन नहीं हुआ, आप क्यों कह रहे हैं कि स्टोन है? स्टोन होता तो पेन भी होता ना। तो ऐसा नहीं है, कई बार स्टोन में पेन नहीं होता है। खास करके जो बड़े स्टोन्स होते हैं, स्ट्रोवाइट स्टोन्स, वो पेन करते ही नहीं है और काफ़ी बड़े आकार ले लेते हैं। और छोटे छोटे स्टोन से काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। जो पास करते हैं हम लोग, पास करते समय ही स्टोन से ज़्यादातर पर पेन होता है। तो इसलिए छोटे स्टोन में पेन ज़्यादा होता है, बड़े स्टोन में पेन कई बार कम होता है। तो उस गलतफहमी में नहीं रहना है। अगर आपको स्टोन आ रहा है तो फिर उसका इलाज भी कराना है। बिल्कुल। और ये इसका पता, क्या ये जो स्टोन्स की बात होती है तो ये भी हेरिडिटरी हो सकती है, आनुवंशिक हो सकता है क्या? तो ये फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई है तो फिर जांच कराते रहने से जो पता नहीं चल पाता है शुरुआती में, बिल्कुल, वो बिल्कुल पता चल सकता है, ऐसा कुछ? जैसे तो इसका सीधा डायरेक्ट कैजुअल लिंक तो नहीं है हेरिडिटरी, लेकिन हाँ हो सकता है। फैमिलीज़ में भी काफ़ी कॉमन है और वो मोस्टली आपके डाइटरी हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है। डाइट वगैरह में कैसा, पूरे फैमिली का चूँकि एक ही जैसा लगभग डाइट हो जाता है। उसके अलावा आपको अगर एक किडनी में स्टोन हुआ है तो उसी किडनी में दोबारा स्टोन होने का या अदर किडनी में स्टोन होने का चांसेस बहुत हाई होता है। हम लोग कहते हैं 5 साल में 50% जैसा लगभग चांस होता है आपको दोबारा स्टोन बनने का, ट्रीटमेंट कराने या ट्रीटमेंट नहीं कराने के बावजूद भी। तो ये जानना और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बार स्टोन का इलाज हो गया तो आप दोबारा नहीं होगा, इसका कुछ वो नहीं है, क्योंकि नहीं है। जी हाँ, खासकर किडनी स्टोन्स में, किडनी स्टोन्स नोटोरियस मतलब काफ़ी परेशान करने के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वो दोबारा होते हैं। और जिस वजह से आपको पहली बार हुए अगली बार भी उसी वजह से हो जाते हैं।
तो किडनी स्टोन अगर आपको हो रहा है तो डॉक्टर की राय के हिसाब से कि किडनी स्टोन दोबारा ना बने, या अगर बने भी तो आपको जल्दी पता चले, उसके लिए हम लोग बताते हैं अल्ट्रासाउंड टाइमली कराने के लिए, स्क्रीनिंग जो आप बोल रहे थे उसको बार बार देखने के लिए से एक जांच मतलब ज़रूरी हो जाती है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये स्टोन्स भी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जी मैम, चाहे वो जहाँ भी हो, किडनी में हो या यूरेटर में, ब्लैडर में, जहाँ भी आ जाए। तो ये इसके इलाज के लिए तो अब काफ़ी कुछ मेडिकल में काफ़ी कुछ चीज़ें आ गई हैं अभी। बिल्कुल, आप जो मैम कह रहे हैं वो तो सबसे जो नया हम लोग के पास अभी ESWL वगैरह है, लैप्रोस्कोपी है, कई दूरबीन वगैरह कुछ हैं अभी, और बहुत सारे आने वाले भी हैं। तो इनकी सुविधा है ही, और ओपन सर्जरी तो कई सालों से चलता ही आ रहा है। तो स्टोन्स का इलाज तो अभी हर तरह से संभव है, और जितनी तरह से हम लोग कर पाते हैं। कई एक ESWL जिसमें शॉक वेव्स की मदद से हम लोग स्टोन्स को तोड़ते हैं, तो उसमें आपको जैसे आप आएंगे और छोटा स्टोन अगर है तो हम लोग मशीन जो है ये शॉक वेव्स की आपको आना है, तुड़वाना है और जाना है घर। उसमें एडमिट होने का भी जरूरत, चीरे वगैरह की कोई आवश्यकता ना चीरे की आवश्यकता है, ना आपको बेहोश होने की ज़रूरत है, ना ही रुकने की ज़रूरत है। आप उसी दिन आइए, करवाइए और जाइए। तो ये छोटे स्टोन्स के लिए बहुत ही कारगर है, और हम लोग के यहाँ हर हफ्ता मेरे ख्याल से 4 से 5 मरीज जो है ये करवाते हैं, छोटे स्टोन्स वाले। बड़े स्टोन्स वाले के लिए ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और अलग तरह की सर्जरीज जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, तो उनका उस तरह से इलाज किया जाता है। जी जी। तो ये एक बार जब सर्जरी हो जाती है तो वो भी छोटे चीरे में, या किस तरह से आजकल आधुनिक तरीके से होता है कि उसमें समय लगता है बहुत ज़्यादा? नहीं मैडम, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है किडनी स्टोन्स, लेकिन थोड़ा सा बाकी जगह के स्टोन से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होती हैं उनको निकालना, क्योंकि आपको एक फंक्शनल सर्जरी है, किडनी को फंक्शनल बचाते हुए, किडनी का ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन बचाते हुए आपको स्टोन निकालना होता है। गॉल ब्लैडर का स्टोन का सर्जरी में जाएगा, गॉल ब्लैडर आपको साथ में निकल जाता है, तो उसमें दोबारा स्टोन बनने का चांसेस रहता ही। गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, लेकिन किडनी को इंटैक्ट पूरा प्रिजर्व बचाएगी। तो आजकल जितनी भी विधि आप जिस भी विधि से आप सर्जरी कराते हैं, तो सारे डॉक्टर्स का फोकस 100 में 100 चांस यही रहता है कि आपको हम लोग ठीक करके ही भेजते हैं, ज़्यादातर में कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती है। और अगर इसमें हम लापरवाही बरतते हैं, समय पर जांच नहीं करवाए, समय पर इलाज नहीं करवाए, और जैसा कि आपने कहा कि आजकल कई सारी माध्यम हैं स्टोन्स को हटाने के, अगर ये नहीं हो पाता है किसी कारणवश, अज्ञानतावश या लापरवाहीवश, तो आगे जाकर ये कैंसरस भी हो सकता है या कुछ और घातक बीमारियां हो सकती हैं? बिल्कुल मैम, अब जैसे आज ही आपसे बात हो रही थी तो उस समय मैं ऑपरेट ही कर रहा था, तो स्टोन का कॉम्प्लिकेशन ही ऑपरेट कर रहा था। जैसे स्टोन अगर आपने छोड़ दिया तो पायोनेफ्रोसिस हम लोग जो कॉमनली होता है, जो स्टोन जो है धीरे धीरे किडनी को आपका डैमेज करने लगता है। तो जब किडनी पे असर काफ़ी पड़ने लगता है तो उसमें दो तरह से वो पस बनाता है, और साइज़ बढ़ने की वजह से किडनी का पेरेन्काइमा को ख़राब करता है। पस बन जाता है तो वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, वो किडनी, फिर उस किडनी को हटाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है ज़्यादातर बार। बहुत कम बार जो है किडनी को फिर दवा वगैरह दे करके ठीक करके फिर से किडनी स्टोन निकाला जा सकता है। तो अगर स्टोन एक बार बन गया है और आपको ऑपरेशन के लिए बोला जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कई तरह की सुविधाएं आजकल आयुष्मान कार्ड वगैरह की भी सुविधा सरकार की तरफ से है, तो आप उसका इस्तेमाल करके, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जा करके आप उसका इलाज करवा करके उसको हटाने की कोशिश जल्दी से जल्दी करें। बिल्कुल, नहीं तो जाकर ये फिर घातक हो सकता है। हाँ, इसमें अभी जब पेशेंट्स जो हैं वो मतलब दूसरी और भी औषधि प्रणालियाँ हैं, जैसे कि होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, तो बहुत सारे लोग जो हैं सोचते हैं कि ये गल जाएगा स्टोन, या गल के निकल जाएगा, तो गलता तो नहीं है वो। वो तो मैं कई एक सालों से देख रहा हूँ, 10-15 साल हो गए मुझे यही काम करते हुए, तो किसी का स्टोन गलते हुए तो मैं कभी नहीं देखा, नहीं गलता है। और वो गलतफहमी लोगों के मन में रह जाती है कि हमारा आयुर्वेद या होम्योपैथ वाला जो दवा खाते रह जाएंगे तो वो गल जाएगा। वो गलता तो कभी नहीं है, खुद से निकलना होता है। कुछ एक स्टोन्स ज़रूर खुद से निकल जाते हैं, लेकिन गलाने की विधि अभी सिर्फ हम लोग के पास ही है। उसकी कुछ स्पेशल दवाएं हैं जिसको हम लोग देते हैं। कुछ ही स्टोन ही हैं जो स्पेशल सब टाइप्स हैं यूरिक एसिड स्टोन की, जो ही गल सकती हैं। बाकी स्टोन्स तो गलते नहीं हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आपको कोई एक पद्धति का इस्तेमाल करना होगा, इलाज की पद्धति का। बिल्कुल, अज्ञानतावश कई बार हम सही जांच की ओर, सही ट्रीटमेंट की ओर ना जाकर कुछ अपने मन से दवाइयाँ करते हैं, और इसका जो खामियाजा जो है बाद में भुगतना पड़ता है, और ट्रीटमेंट जो है जो कभी आसान हो जाती थी वो जाके मुश्किल हो जाया करती है। तो चूँकि आज हम मूत्र संक्रमण के बारे में बात कर रहे हैं, इसके कारणों पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं, तो और भी मूत्र से संबंधित अगर हम कारणों पर जाएँ या फिर और तरह के खतरों पर जाए, बीमारियों पर जाएँ, तो और किस किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं? मैम, एक तो जो सबसे खराब बीमारी सब में मूत्र रोग विभाग में हम लोग के पास आता है, कैंसर वगैरह के पेशेंट्स काफ़ी होते हैं।
अनफॉर्चुनेटली चूँकि हम लोग के यहाँ पेशेंट्स जो थोड़ा एडवांस स्टेज में पहुँचते हैं कि उसका सबसे जो मेजर कारण है, तो कई बार हम लोगों ने पहले भी एम्फेसाइज़ किया है कि अगर पेशाब के रास्ते से खून आप देखते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है। खैनी वगैरह, तंबाकू वगैरह का अगर सेवन करते हैं तो उसको बंद करना है, क्योंकि कैंसर के जो ज़्यादातर पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं वो किसी रूप में खैनी तंबाकू खाते हैं और उनको कई दिनों से पेशाब में खून आ रहा होता है और फिर वो झाड़ फूक या कुछ इग्नोर करते हैं इसको, हाँ, कुछ इलाज बरतते हैं। हाँ, कुछ जो इलाज जो कराना शुरू करते हैं उससे उसका इलाज हो नहीं पाता है। जब बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है उसके बाद फिर वो लोग आते हैं, तो वैसे केसेस में पूरा ठीक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर को निकाल दिया जाए, उसको बढ़ने से आगे रोका जाए। ये दोनों भी काफ़ी हद तक पेशेंट का लाइफ बढ़ाने में हेल्प करता है। और कैंसर में अभी हमारे पास किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, हर तरह के प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, पेनाइल कैंसर, 4 मतलब ये सारे कैंसर्स का इलाज यूरोलॉजी वाले ही डॉक्टर्स करते हैं। तो हम लोग के पास ये सबके कैंसर्स आते हैं और महीने में 1 से 2 कम से कम किडनी के कैंसर, 5-6 ब्लैडर कैंसर और प्रोस्टेट के कैंसर का नंबर काफ़ी बढ़ने लगा इधर पिछले 5 सालों में मैं देख रहा हूँ। मेरे देखते देखते ही यहाँ रांची में भी काफ़ी ज़्यादा, चूँकि अब PSA स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं, PSA स्क्रीनिंग और MRI की मदद से काफ़ी ज़्यादा प्रोस्टेट के कैंसर्स के पेशेंट्स आ रहे हैं और वो शुरुआती अवस्था में आने से उनमें बहुत सारे पेशेंट्स ठीक भी होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में भी जो लक्षण जो आपने शुरुआत में बताया इन्फेक्शन के लिए जो होते हैं, जो प्रोस्टेट के इन्फेक्शन में होते हैं, उसी तरह के लक्षण आते हैं? ये जी मैडम, प्रोस्टेट का कैंसर जो है वो मास्क रहता है, हिडन, जो छुपा हुआ रहता है। ज़्यादा बढ़ते जा रहा है जैसा आपने कहा है अभी जी, तो वो छुपा ही रहता है। समझना ज़रूरी है इनके लक्षणों को भी। बिल्कुल मैम। तो प्रोस्टेट का कैंसर जो है मतलब जाना जाता है वो छुपा रहने के लिए। उसको पकड़ने के लिए हम लोग ब्लड में टेस्ट करते हैं। वो आपके लक्षण जो है वो BPH, जो प्रोस्टेट की अन्य बीमारियां, सामान्य बीमारियां हैं, उससे बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अंदर ही अंदर बढ़ते रहता है। तो 65 के बाद अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे, कोई भी हॉस्पिटल में 60-65 के बाद में, तो वो लोग, हम लोग PSA का यूरोलॉजिस्ट लोग ज़रूर टेस्ट करा के देखते हैं। PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का टेस्ट ब्लड में होता है। वो देखने के लिए होता है कि प्रोस्टेट का भी आपका अगर कोई छोटा मोटा कैंसर है भी तो किसी स्टेज में है और कहाँ पे है। और स्क्रीनिंग भी अभी उसी से किया जाता है। विदेशों में तो इसका काफ़ी बड़ा प्रोग्राम सब चलता है, जिसमें हर 60 के बाद सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में, लाखों की संख्या में लोग वहाँ रहते हैं। तो वो स्क्रीनिंग अभी हमारे यहाँ पूरी तरह से नहीं है। तो हम लोग जो इंसिडेंटल स्क्रीनिंग बोलते हैं, जो मरीज अस्पताल आते हैं तो हम लोग उन सारे का टेस्ट कराते हैं। अगर उसमें कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं तो उसके बाद MRI या बायोप्सी करके हम लोग देखते हैं और फिर उसके बाद कैंसर का इलाज किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में इसमें सर्जरी के साथ रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों चलती है। तो किसी भी कैंसर में, तो ज़्यादातर कैंसर्स में देना ही पड़ता है। प्रोस्टेट का कैंसर भी इससे अछूता नहीं है। एक बार पकड़ा जाने के बाद फिर इसका इलाज होने से बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि अपना सामान्य ज़िंदगी अभी जी रहे हैं, हो जाया करते हैं। लेकिन इसमें यही है, जैसे हर कैंसर के लिए हम लोग कहते हैं कि तुरंत जाँच ना आए, आँच वाली बात है कि प्रारंभिक लक्षणों को पहचानते ही अगर हम वहाँ पर पहुँचते हैं। एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए भी अगर आप अस्पताल की तरफ आते हैं, जैसे आपको रूटीन चेकअप के लिए, तो 60 के बाद तो प्रोस्टेट PSA का जांच कराना अब लगभग हर डॉक्टर कराता है। और उसमें अगर कुछ आता है तो हम लोग बहुत सारे बायोप्सी वगैरह करके फिर कैंसर को पकड़ने की कोशिश और उसका इलाज करते हैं। तो ये तो अब संभव हो गया है। तो बहुत सारे पेशेंट्स इसलिए भी PSA, प्रोस्टेट के जो नहीं हम लोग पहले पकड़ पा रहे थे, PSA की वजह से अब पकड़ते हैं और इनका इलाज भी होता है अभी। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। जो इनका इलाज भी अब संभव हो पा रहा है। और रिम्स में भी अगर हम बात करें तो कैंसर के इलाज की भी पूरी व्यवस्था है। हर मतलब मैंने जैसा बताया, सर्जरी तो हम ही लोग करते हैं। रेडियोथेरेपी के लिए रेडियोथेरेपी विभाग है। कीमोथेरेपी अभी हमारे पास नहीं है विभाग। जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं तो सदर अस्पताल और वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ हम लोग सदर हॉस्पिटल में अवेलेबल अभी है, या फिर और भी कई हॉस्पिटल्स हैं जो ऑन्कोलॉजिस्ट आपको कीमोथेरेपी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लैडर कैंसर में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेशाब में खून आता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आप पेशाब में खून आ रहा है और उसमें जलन वगैरह ज़्यादा नहीं है, पेशाब से खून आ रहा है और आने के बाद हो सकता है वो कुछ देर के लिए अपने आप रुक भी जा रहा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर देंगे। अगर 50-55 आपका एज हो गया है और आप पेशाब में खून देखते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर एक डॉक्टर से मिल करके अपना आगे का जाँच और इलाज कराना है। जी। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं सर। और ये कई बार आपने भी जिक्र किया कि अगर कोई पर्सन जो है डायबिटिक है तो उसमें बहुत ज़्यादा ये संक्रमण के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलते चलते ये बहुत ही, मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी कि किस तरह से अपने आप को बचा कर रखें इस तरह के संक्रमण से?
डायबिटिक पेशेंट्स में जो हम लोग संक्रमण देखते हैं वो काफ़ी ख़राब होता है और बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। डायबिटिक पेशेंट्स की इम्यूनिटी नेचुरली लोअर साइड में होती है और डायबिटीज़ अभी इतना कॉमन है कि उसके लिए आपको अपना जांच और इलाज कराना उसका बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप देख रहे हैं पेशाब और उसमें इन्फेक्शन के बिना भी डायबिटिक हम लोग न्यूरोपैथी बोलते हैं, जिसमें सिस्टोपैथी या न्यूरोपैथी बोलते हैं, जिसमें कि पेशाब की थैली को डायबिटीज़ आपका अफेक्ट करता है। अच्छा। तो अगर आप इस तरह के लक्षणों से, जैसे पेशाब करने जा रहे हैं, पेशाब नहीं हो रहा है, हर समय लग रहा है कि पेशाब लगा हुआ है, या पेशाब कपड़े में हो जा रहा है, रात में कई बार उठना पड़ जा रहा है पेशाब करने के लिए, तो ऐसे केसेस में आपको हम लोग आगे का जाँच करा करके उससे संबंधित इलाज के लिए आपको हम लोग भेज सकते हैं। क्योंकि अभी जो डायबिटीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जब एक बार फाइनली सेटल इन कर जाती है 15-20 साल के बाद, तो उनका इलाज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग उसमें पहले ब्लैडर केयर जो है, टॉयलेट ट्रेनिंग, ब्लैडर केयर, ये सब काफ़ी कुछ सिखाते हैं उसमें डायबिटिक पेशेंट्स को कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना सबसे अनिवार्य है। उसमें हाँ काफ़ी तेज़ी में उसमें एक्चुअली एक बार अगर पेशाब में इन्फेक्शन होता है, निचला मार्ग और ऊपरी मार्ग, जो हम लोग लोअर ट्रैक्ट और अपर ट्रैक्ट बोलते हैं पेशाब के रास्ते में, तो लोअर ट्रैक्ट में आपका ब्लैडर होता है, अपर ट्रैक्ट में किडनी होता है। किडनी का अफेक्शन रोकना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डायबिटीज़ पेशेंट्स में क्या होता है कि उसमें किडनी का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। कुल मिला के ये हुआ कि इसको कंट्रोल रखना है और नियमित रूप से जाँच कराते रहना है, ताकि इस तरह के संक्रमण से हम बचे रहें। सर, सवाल बहुत आ रहे हैं जहन में, लेकिन समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें। बातें तो बहुत सारी हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम और भी बातें हमारे दर्शकों के बीच रखेंगे। तो आप आए, आपका कीमती वक्त मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।